जीवन साथी बंदिता जी, आप कुछ कमजोर सी दिखाई पड़ रही हैं। क्या समय से फल और दूध लेना बंद कर दिया है? छत पर कपड़े फैलाकर लौटती बंदिता जी को हांफते हुए देखकर धर्मेंद्र जी ने पूछा। नहीं ले तो रही हूँ, अब तो उम्र हो गई है हमारी, अब यह सारी तकलीफें तो लगी ही रहेंगी। बंदिता जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मगर दिल में एक दर्द सा उठ गया। वह धर्मेंद्र जी को क्या बताती कि इधर कुछ दिनों से उन्हें फल और दूध नहीं दिया जा रहा है। कभी दूध की खीर बन जाती थी तो कभी कस्टर्ड। रात को पीने के लिए दूध बच ही नहीं रहा था। एक हफ्ते का फल भी 3-4 दिन में ही खत्म हो जा रहा था। धर्मेंद्र जी और बंदिता जी दोनों ही शुगर के मरीज हैं। अभी पिछले महीने ही बंदिता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार लेने को भी कहा था। इस कारण घर में दूध और फल ज़्यादा लाने को कहा गया था। धर्मेंद्र जी बंदिता जी के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। रिटायरमेंट लेते ही धर्मेंद्र जी ने अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया था। ऊपर का हिस्सा 2 भागों में बांटा था, तो उन्होंने अपने दोनों बेटे को एक एक भाग दे दिया था और नीचे के हिस्से में वह खुद ही अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन खाना खाने और बनाने के लिए दोनों बहू को नीचे सास ससुर के ही हिस्से में आना पड़ता था। खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों बहू ने बांट कर रखी थी। सुबह का खाना बड़ी बहू तो रात का खाना छोटी बहू बनाती थी। इसी तरह घर का राशन भी बारी बारी से दोनों बेटे ही भरते थे। रिटायरमेंट से पहले ज़्यादातर बाहर के काम धर्मेंद्र जी किया करते थे और रसोई घर में बंदिता जी की चलती थी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ बंदिता जी को भी रसोई घर से रिटायरमेंट दिलवा दी थी। एक दिन बंदिता जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि वह रात का दूध हल्दी डालकर बना लेते हैं। रसोई घर में देखा तो वहाँ दूध खत्म हो चुका था। उन्हें एक बार को तो गुस्सा बहुत आया कि इतना सारा दूध आखिर खत्म कैसे हो गया। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में भी 2-4 फल ही बचे थे, जबकि अभी हफ्ते के पूरे 4 दिन बाकी थे। वापस आकर बंदिता जी को बोला, दूध तो खत्म हो गया है, आप ये फल खा लीजिए। अगली सुबह जब बड़ी बहू खाना बनाने के लिए आई तो धर्मेंद्र जी ने उससे पूछा कि कल रात को दूध खत्म हो गया था, अगर दूध कम पड़ रहा है हो तो मैं मंगवा लूं? बड़ी बहू घबरा गई और बोलने लगी, उसका काम तो सुबह ही खत्म हो जाता है, इसलिए उसे नहीं पता। छोटी बहू से पूछने पर उसने भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया। शाम को धर्मेंद्र जी को सोचमग्न देख बंदिता जी ने कारण पूछा तो उल्टा धर्मेंद्र जी पूछ बैठे, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मैं नहीं जानता? आपको मेरी कसम। बंदिता जी मना करने वाली थी, मगर कसम की बात सुनकर खामोश हो गई। मन में कुछ दिनों पहले की घटना जीवंत हो उठी। बहुओं की कई बातें कानों में गूंजने लगी। अरे, इन बुढ़े बुढ़ी को खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बंटवारा करके भी इन लोगों के हिसाब से ही चलो। बड़ी बहू ने ऐठ से कहा, अरे राशन मुफ्त का तो आता नहीं, मगर इन्हें तो बस हमेशा 56 भोग की पड़ी रहती है। कभी पकौड़े की फरमाइश तो कभी नमकीन की। शुगर के मरीज तो कितना कम और नपा तुला खाते हैं, मगर इन्हें देखो दूध और फल तो चाहिए ही। बुढ़े ने तो बुढ़िया को भी कोई काम करने से मना कर रखा है। बस सारा दिन रसोई घर में हम खपे और वो आराम से बैठे हुए हुक्म चलाएं। छोटी बहू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। यह सब सुनकर बंदिता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। कारण सिर्फ यही नहीं था कि बहुएं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर रही थी, बल्कि यह था कि बजाय उन्हें समझाने दोनों बेटे वहीं बैठे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब कसम देने के बाद मन में उपापोह की स्थिति थी कि धर्मेंद्र जी को बताए या ना बताए। बताइए बंदिता जी, क्या बात है, कहाँ खो गई आप? कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। माँ आखिर माँ होती है, बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने वाली। यही बंदिता जी ने भी किया, लेकिन वह कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन धर्मेंद्र जी कटहल ले आए और बहू को देते हुए कहा कि इसकी सब्जी खाए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज यही बना लो।
शहर से वापस आ रहा था तो बगल के गुप्ता जी ने दिया है। बहू ने अनमने मन से कटहल ले लिया। अरे जीजी, यह कटहल कहाँ से ले आई? छोटी बहू ने पूछा। आज बुढ़े बुड्ढी को कटहल की सब्जी खाने का शौक चढ़ा है तो ले आए। अब इसे बनाने में मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, यह नहीं कि यह सब फरमाइशें अपनी पत्नी से करें। बंटवारा करके भी हमें तो नौकर लगा रखा है। उन बुढ़ों को तो बस आराम करना है। छोटी, थोड़ी मेरी मदद कर दे। ना ना, कल रात मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, आज तो आप संभालो। छोटी बहू जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सामने धर्मेंद्र जी को देखकर ठिठक कर रुक गई। धर्मेंद्र जी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। बैठक में जाकर आवाज देकर उन्होंने अपने बेटों और साथ में बहू को भी बुलाया। आज तक मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन कभी भी मैं अपने लिए किए हुए फैसलों पर पछताया नहीं हूँ। मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर को जोड़ने की कोशिश करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली और मेरा आंशिक बंटवारा का फैसला गलत था। मैंने सोचा था कि बच्चों को अलग अलग कर दूं तो उनका अपना पर्सनल स्पेस बचा रहेगा, लेकिन साथ में अगर पूरा परिवार एक साथ खाना बनाए और खाए तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस कारण ही मैंने रसोई घर का बंटवारा नहीं किया था, क्योंकि रिश्ते तो रसोई घर में ही पकते हैं। लेकिन मेरा यह सोचना बिल्कुल ही गलत था। आज दोनों बहू की बातों को सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। बंदिता जी ने धर्मेंद्र जी को शांत करने की कोशिश की और कहा, जाने दो, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। नहीं बंदिता जी, शायद आपको इन सब बातों का पहले से पता था और आप उस पर पर्दा डाल रही थी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता हूँ। ऐसा क्या होगा बाबूजी जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? बेटों ने पूछा। यह तो तुम बाद में अपनी बीवियों से पूछ लेना कि हमें किन किन नामों से संबोधित किया जाता है। पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ और रसोई घर का बंटवारा भी कर रहा हूँ। आज से तुम दोनों अपना अपना रसोई अपने घर के हिस्से में ही बनाना और हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि अपनी बीमार पत्नी की सेवा ना कर सकूं, और मेरा पेंशन हमारे खर्चे के लिए काफ़ी होगा। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों को अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियाँ भी भारी लगने लगी हैं। आज मुझे पता चल रहा है, तुम्हारी माँ को मैं जब भी पूछता था कि फल और दूध लिया कि नहीं, तो वह टाल क्यों देती थी। जिस माँ ने जिंदगी भर तुम लोगों की फरमाइशें और जिद को पूरा किया है, आज इस वक्त तुम लोगों के पास उनके लिए दूध और फल के भी पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे कहा होता, मैं खरीद कर ला देता। उनकी बातों को दोनों बहुएं सर झुकाए सुन रही थी। आखिर गलती तो उन्हीं की थी और उनकी गलती में साथ दिया धर्मेंद्र जी के बेटों ने। धर्मेंद्र जी वंदिता जी को लेकर अपने कमरे में चले गए। अपनी जीवन संगनी की आंखों में आंसू देखकर धर्मेंद्र जी ने कहा, आप रोती क्यों हैं? मैं हूं ना, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ।